जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम हिंदी को कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन वर्ण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्यंजन वर्ण। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में आपको मैं ये पढ़ाने वाला हूं कि एग्जाम में हिंदी का एक भी क्वेश्चन ऐसा ना है जो आपसे ना लगे। आप यकीन मानिए कि बहुत ही मेहनत के साथ, पूरी एनालिसिस के साथ क्वेश्चंस को कंपाइलेशन पूरा बना के एकदम, और इसके बाद मैं उतरा हूँ कि एक बार आप पढ़ें और बस इतना काफ़ी हो, आपको कहीं और से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल ना रहे। तो हमने अब तक स्वर वर्ण तक देख लिया था, वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं। और ये जो है हमारा जो अब अगला टॉपिक है व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो व्यंजन किसे कहेंगे? तो व्यंजन वो वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, वो पूरी तरीके से आश्रित होते हैं किस पे? स्वर वर्ण पे। और व्यंजन में कौन होगा, कैसा होगा, सब आगे देखेंगे। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? परतंत्र वर्ण कहते हैं। ठीक, स्वर वर्ण पे पूरी तरीके से आश्रित होते हैं। ठीक, और व्यंजन कहलाने के कारण देखिए इनमें कौन कौन आएगा? क से लेके ख, ग, यानी कि पूरा आपका जो है क वर्ग, च वर्ग जो आपने पढ़ रखा है, फिर आपका ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग, और इसके अलावा और भी जो है संयुक्त, और उसके अलावा उसमें वगैरह सब मिला के, तो ये हमारा व्यंजन बनता है। कभी भी व्यंजन का उच्चारण बगैर अ के संभव नहीं है। अ हमारा स्वर वर्ण है, सब लोग को पता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर में आता है ये। इसके बगैर किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अगर आपको क का ध्वनि उत्पन्न करना है तो ये क में हलंत लगाइए, और ये आ, ये दोनों जुड़ के ही आपका क्या बनता है? क वर्ण बनता है। इसमें ये आपका व्यंजन रहा, ये स्वर रहा, स्वर की सहायता से इसका उच्चारण होता है, ये बनता है, और इसको हम लोग कहते हैं क। उसमें अ की मात्रा होती है। तो कोई भी ऐसा व्यंजन नहीं है जिसमें अ की मात्रा ना हो। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जब हम वर्ण विन्यास पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज वहां पे बहुत काम आएगी। इसके अतिरिक्त जो जानने योग्य बात है कि मूलतः इनकी संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33। 33 में कौन कौन से? तो देखिए, वर्गीय व्यंजन, ठीक, एक सेकंड रुकिए, मैंने ये ऑलरेडी व्यंजन, देखिए वर्गीय व्यंजन, या इसी को हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या होती है 25, क्योंकि ये वर्ग में पाए जाते हैं। क वर्ग, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं क वर्ग, जिसमें आपका आता है क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक, ये इस तरीके से। फिर आता है आपका च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन आता है जी? च, छ। आप लोग बोलेंगे सर क्या ही पढ़ाने लग गए। अरे भाई, यही तो मजा है, इसको जानना इसलिए जरूरी है। आज की क्लास में आपको पता चल जाएगा, बस आपको लास्ट तक बने रहना मेरे साथ और देखिए कि क्या ही आउटपुट निकल के आएगा। ट, ठ, ड, ढ और ना। उसके बाद आता है त वर्ग, त, थ, द, ध और न। और उसके बाद आखिरी आता है हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग। प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ और म। तो इस तरीके से आप ध्यान से अगर देखेंगे इसको तो आप पाएंगे कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 25। और मैंने कहा है कि व्यंजन जो वर्ण होते हैं मूलतः होते हैं 33। कितने होते हैं? 33। तो बाकी के कौन है भाई? तो बाकी के देखिए, बाकी के हैं हमारे आगे कहे नहीं जा रहा है, एकदम 5वें पेज में आ गए थे क्या? बाकी के हैं
अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और इसके बाद आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ में आपका आता है य, र, ल और व, ठीक है। जिसमें से इन दोनों के बारे में मैं बताऊंगा, इन दोनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। और उसमें व्यंजन में आएगा स और ह। ये चार जो हैं ये आपके उसमें व्यंजन में आएंगे। ये चार जो हैं आपके क्या होंगे? उसमें व्यंजन। तो 4 ये, 25 वो, फिर 4 अंतस्थ व्यंजन और फिर 4 ये, मिला के टोटल कितने हो गए भाई? 33 व्यंजन। देखिए इसके अतिरिक्त भी 2 और व्यंजन आएंगे। एक होगा आपका संयुक्त और एक होगा आपका उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन भी आपके 4, मूलतः 4 है और प्रयोग हम लोग 5 का करते हैं, और उत्क्षिप्त व्यंजन है 2, ठीक। चलिए यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल से दिखा रहा हूँ। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन संख्या कितनी? 25। अंतस्थ व्यंजन संख्या कितनी? 4। या, र, ल, व, पूरा रिवीजन करते जाइए, ठीक है। उसमें व्यंजन संख्या कितनी? 4। स और ह, ठीक। तो इस तरीके से शुरू में टोटल 33 हुए हैं हमारे पास। अच्छा, ये घोष के आधार पर घोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, तो ये बाद में पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि क वर्ग से प वर्ग तक टोटल कितने होंगे? 25 स्पर्श व्यंजन होंगे। इनका उच्चारण जो है कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दांत से और ओठ से, ठीक है। इन सभी के प्रयोग के द्वारा किया जाता है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, 5 वर्गों में रखा गया है। 5 वर्गों में 5-5 व्यंजन। इस तरीके से टोटल कितने व्यंजन होते हैं? 25 व्यंजन। कितने व्यंजन होते हैं? 25। चलिए अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूं, ठीक। अब ये जान लीजिए, क वर्ग में कौन आएगा? क, ख, ग, घ, अंग। इनको क्या बोलेंगे? कंठव्य व्यंजन, यानी कंठ से जिनका उच्चारण हो, कंठ से जिनकी ध्वनि उत्पन्न हो। च वर्ग वाले च, छ, ज, झ, य, ये तालव्य व्यंजन, जिनका तालु से उच्चारण हो, ठीक है। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न, ये मूर्धा से बोले जाएंगे, ठीक। मूर्धा यानी कि जो बीच में जो स्पेस रहता है ना हमारे मुंह के, उसको। त वर्ग त, थ, द, ध, न, यानी कि दंतव्य, यानी कि दांत का प्रयोग करके इनको बोला जाएगा। और प वर्ग होता है ओष्ठव्य, प, फ, ब, भ, म। देखिए हर बार अगर उच्चारण मेरे साथ आपको उसको बोल के, जब भी आप हिंदी का लेक्चर पढ़े, खास करके इन टॉपिकों का, तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आपको लेक्चर देखते समय भी वैसे वैसे बोलना है, उसको फील कर रहे हैं, तभी आप उसको आत्मसात कर पाएंगे, ठीक है। और एकदम याद हो जाएगा। और ये जो है द्विगुण व्यंजन, या इसी को बोलते हैं हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन, बाद में इसको देखेंगे। अभी फिलहाल हम भी इसमें हैं, ठीक। चलिए अब ये जो पूरा हमारा जो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, इनको इन्हीं के नाम से, मतलब ये जो पहले वाले हमारे वर्ण है व्यंजन, इनके नाम से इनके वर्ग का नाम दिया गया है। इनके नाम से इनके वर्ग का नाम दिया गया। तो यानी कि अपने ग्रुप लीडर, यानी इस पूरे ग्रुप का ग्रुप लीडर कौन हुआ? क, इसलिए क वर्ग कहा गया है। इस पूरे ग्रुप का ग्रुप लीडर कौन हुआ जी? च, इसलिए इसको च वर्ग कहा गया है। पूरे ग्रुप का ट वर्ग का लीडर ट, त वर्ग का त, प वर्ग का प। तो ये सब ग्रुप लीडर है। क्यों बता रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आखिरी के जो 5 हैं, दिख रही है, ये जो आखिरी के 5 हैं, इनको हम लोग कहते हैं अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनु का मतलब होता है पीछे, नासिक मतलब नाक से, ठीक। या ही इन्हीं को भी हम कहते हैं नासिक के वर्ण। ये जो केवल 5वें वर्ग के, सभी के जो 5वें वर्ण है इनको, या इन्हीं को कहते हैं अनुस्वार वर्ण। क्या कहते हैं? अनुस्वार वर्ण। या इन्हीं को कहते हैं पंचम वर्ण। क्या कहते हैं? पंचम वर्ण या पंचम व्यंजन, अनुनासिक वर्ण, नासिक के वर्ण, अनुस्वार वर्ण। तो ये इनको नाम दिया जाता है और इनका अपना बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। और इनके में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है कि भाई ये जरूरत पड़ने पर म जाएगा ना में बदल जाएगा, न जाएगा ना में बदलेगा, ना य में और य ज्ञ में, और ये
वापस आके म में। ठीक, तो ये आपस में जरूरत पड़ने पर क्या होते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। शब्द का जो भी होगा शब्द उसका अर्थ बनाने के लिए या जो भी कह लीजिए आप, ठीक है। और अनुस्वार के रूप में ये किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाता हूं मैं। एग्जाम्पल के लिए चलते हैं हम लोग इस बोर्ड पे। ये हो गया था हमारा, जैसे कि ठीक है, उसके बाद ये आएगा और उसके बाद आता है न, फिर न और फिर म, सब में लगा दीजिए हलंत। ठीक है, इनसे जो बनने वाले शब्द हैं जहां आप इनको पाएंगे, ठीक। न से कौन कौन सा शब्द बनाया जा सकता है जी, न से कौन कौन सा शब्द, ये अंगा जो है इससे कौन कौन सा बनता है, तो देखिए बनती है गंगा। अब इस गंगा का आप संधि विच्छेद कीजिएगा। देखिए अनुस्वार वर्ण इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये अनुस्वार जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, देखिए इसको इस तरीके से लिखिएगा, आप सही तौर पे लिखिएगा तो आप इस तरीके से लिखिएगा गंगा। ये आपको ये मिला, यही गायब होता है, यहां से इसको गायब करते हैं और इसके बदले में हम क्या लगा देते हैं, अनुस्वार। क्या लगा देते हैं, अनुस्वार, तो ये हो जाता है गंगा। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, ये ज्यादा सही है। फिर उसके बाद जैसे कि लिंग, तो लिंग को आप कैसे लिखते हैं जी, जनरली इस रूप में। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों में से ज्यादा पूछा जाएगा सही कौन सा है, तो ये वाला लिंग सही है। ठीक, यही जाके ये जो अंग दिख रहा है ये अनुस्वार बन जाता है यहां पर, और हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन उच्चारण करते हैं लिंग। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि मंगल, जैसे कि कंगना, अंगना, मंगना, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है और आप उसको फील कीजिए बोलते समय। ठीक, समझ में आया, तो किस तरीके से अनुस्वार वर्ण बने इसके लिए एग्जांपल, जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का, जैसे कि पतंजलि, सबसे बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो यहां पे ये आएगा अनुस्वार। कैसे आएगा, अगर इसको आप तोड़ोगे तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, या आपने इसको इस तरीके से भी देखा होगा, इस तरीके से लिख दो, या आप इसको इस तरीके से भी देखे होंगे। ठीक, तो सबसे सही है। उसके बाद ये जिसकी जगह पर ये अनुस्वार आ गया है, तो पतंजलि इस तरीके से लिखा जाएगा। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं भाई, तो और एग्जाम्पल हो सकते हैं अंजलि, पुष्पांजलि, दिव्यांजलि, श्रद्धांजलि, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, जहां पे ये आपको अनुस्वार देखने को मिलेगा। ठीक, अब अगला जो है ना, ये वाला ना, अब ये कहां अनुस्वार बनता है, जैसे देखिए खंड, तो हम लोग कैसे लिखते हैं जी खंड को, ये वाला जो है ये अनुस्वार के रूप में बनता है। ठीक, उसके बाद पंडित, पंडित आप कैसे लिखते हैं पंडित को, जनरली इस तरीके से। तो मान लीजिए अगर कभी वर्तनी में पूछ दिया और एग्जाम में दोनों ऑप्शन है, तो ये आपका सबसे ज्यादा सही है, उसके बाद ये सही है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बताने का मुख्य प्रयोजन यही था कि आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे। न कहां कहां अनुस्वार बनता है जी, न कहां कहां बनेगा, तो देखिए संसार, लेकिन आप जनरली ऐसे लिखते हैं क्या, संसार नहीं लिखते हैं। आप कैसे लिखते हैं, संसार, स उसके ऊपर अनुस्वार लगाते हैं और इस तरीके से लिखते हैं। और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके, संजय, और क्या क्या हो सकता है, संसार हो गया, संजय हो गया, संदेह हो गया, संशय हो गया, संदेह, अरे हम मार्कर लेना चाहिए, तो संशय। ठीक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें ये अनुस्वार के लिए, ये अनुस्वार किसके लिए आया है, इस ना के लिए। ये वाला अनुस्वार किसके लिए आया था, ये वाले नौ के लिए। ठीक, अब अगला हमारा है म, म में हलंत लगा दीजिए। ठीक, तो म आप जो है ये आपको देखने मिलेगा स्वयं में।
आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये जो म है ये अनुस्वार बन के यहां आ जाता है, तो स्वयं इस तरीके से। तो ये जो आखिरी का जो पांचवा जो वर्ण था हमारे इस ग्रुप में, क वर्ग का आखिरी वर्ण, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का, ठीक है। तो ये किस तरीके से अनुस्वार वर्ण बनते हैं आप लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग को इसको पढ़ के बहुत मजा आया होगा। फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये कहा था कि ये लोग अर्थ बदलने के लिए, मतलब अर्थ बनाने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे को शिफ्ट करते हैं, ठीक। जैसे कि देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि रामायण, बोलो श्री रामचंद्र की जय, ठीक है। परिणाम, ठीक। परिमाण, ठीक। देखिए कितना मतलब हिंदी कितना मतलब लॉजिकल सब्जेक्ट है ना, कि मजा आ जाएगा आपको, ठीक। और इस तरीके से पढ़ाएंगे ना कि कोई एक जगह ना छूटे। संजय, अब मैं कहूंगा कि देवियों और सज्जनों इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो कोई भी तुरंत बोलेगा सर लीजिए संधि विच्छेद में क्या है, ये लीजिए सर, क्या करना है इसमें, इसको राम लिख दीजिए, ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और इसको आयन लिख दीजिए। अब ये जो आयन है ना, ठीक है, राम के साथ जो ये आयन है ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो अर्थ तो बनेगा ही नहीं। राम उसके साथ आयन, ठीक, या आयन, भाई या तो आप कहेंगे कि आयन हुआ, या कोई कहेगा कि सर आयन नहीं आयन होगा, लीजिए सही तो यही वाला है। लेकिन आयन का भी कोई अर्थ नहीं होता है, आयन का भी कोई मीनिंग नहीं होता है। तो अब हम इसका संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होगा जी, राम, हे राम। जो ये वीडियो देख रहा है उसका सिलेक्शन जरूर करवाना, ठीक है। चलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। भाई क्या है, थोड़े से अपन ऐसे धार्मिक और बहुत ज़्यादा नहीं है, बट राम का नाम आते ही अलग अनुभूति आती है, आप लोगों को भी आनी चाहिए। राम धन अयन, ठीक है, राम धन अयन। अब ये जो है इसका मीनिंग है, ठीक है, और ये सही शब्द है, दिख रहा है। लेकिन आप ध्यान देंगे, जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस न की जगह ये न आया ना जी, तो मतलब इस न को ये सपोर्ट करने आ गया। अब ये न जाके इसमें बदल जाता है जब हम यहां लिखते हैं, ठीक, ये न जाके किसमें बदलता है, इसमें बदल जाता है। और ये न बदल रहा है जब हम इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो अर्थ बनाने के लिए। और यही चीज तो मैंने आपको यहां दिखलाई कि भाई देख लीजिए कि ये न जो है किसमें बदल रहा है, इस न में, ठीक। मजा आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैंने और लिखवा दिया था कि परिणाम, तो परिणाम आप कैसे लिखेंगे जी, परि बोलेंगे सर, परि लिख दीजिए, और सर नाम। अब इस नाम का अर्थ कौन जानता है तो हमको कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है। हो सकता है सर एक आध विद्वान आदमी हो जिसको पता हो, और कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि इसका कोनो अर्थ नहीं होगा। तो अर्थ बनाने के लिए इसको तोड़ा जाएगा परिधन नाम में, यानी कि फिर से ये ना की जगह कौन ना आ गया, दिख रहा है। तो ये आपस में एक दूसरे का क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, भाईचारा निभाते हैं, और एक दूसरे का स्थान ग्रहण करते हैं। और ये संधि विच्छेद में बड़ा काम आने वाला है। आपका जो संधि वाला सेक्शन है पूरा, ठीक है, कहीं ना कहीं ये उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है, जो हम वर्ण वाला पढ़ रहे हैं। और इतना डिटेल में पढ़ने का मतलब हमारा प्रायोजन यही है। अब जैसे कि ये परिणाम है, परिमाण है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, कलर का जो है ना दिक्कत, परिधन माण, यही लिखेंगे, संधि विच्छेद यही करेंगे आप, परिधन माण। लेकिन अब इस माण का कोनो अर्थ नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे जी, परिधन मान। फिर से इस न का क्या हो गया, न हो गया, न का क्या हो गया, न हो गया। तो ये एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की जगह लेते हैं अर्थ बनाने के लिए। अब संजय है जैसे, तो सब लोग बोलेंगे सर लिख दीजिए ना, संजय। अब सन का क्या अर्थ होता है, सन का क्या अर्थ होता है, संजय, दिख रहा है। सन का क्या अर्थ, कोई अर्थ नहीं होता है। तो आपको पता चला कि सन का कोई अर्थ नहीं होता है, तो आप इसको अब कैसे लिखेंगे,
सम, धन, जय। मतलब न की जगह न का स्थान किसने ले लिया? म ने ले लिया। न का स्थान किसने ले लिया? म ने ले लिया। देखिए यहाँ पे न का स्थान किसने लिया? म ने लिया। तो ये मैं यही समझाना बस इतना ही चाहता हूं कि आप इसको देख के समझिए कि न का स्थान म का स्थान न का स्थान न। तो इस तरीके से एक दूसरे का स्थान लेके और अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करते हैं। इसके लिए एक स्विचिंग भी करते हैं इन लोग। ठीक है, तो ये थे हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, स वर्ग, प वर्ग के अंतिम वर्ण, और इन्हीं को हम कहते हैं पंचम वर्ण, अनुनासिक वर्ण, नासिक वर्ण और या अनुस्वार वर्ण। तो एकदम क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो कमेंट में लिख दीजिएगा जय श्री राम। ठीक, चलिए अब इसके अतिरिक्त कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपका स्पर्श व्यंजन मैंने बता दिया। अब इनके अलावा इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कचड़ा हो जाएगा लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझेंगे। ये च, छ, ज, झ, च वर्ग के ये जो चार वर्ण है, च वर्ग के ये जो चार वर्ण है, इनको हम कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्पर्श, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, ठीक है, संघर्षी व्यंजन। मैं लिख देता हूं अलग से, काहे परेशान हो रहे हैं आप लोग। क्या कहते हैं इनको हम? अरे क्या हो गया ये, स्पर्श, च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ हमारा क्या कहलाएगा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ है, समझ लीजिए अभी कितनी पढ़ाई बाकी है हमारी, और इतना डिटेल में इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक, सब कुछ हट गया, कोनो बात नहीं है, लॉक करते हैं इसको। अरे वाह, आ गया, वापस आ गया। गजब गजब खेल खेल रहा है तो हमारे साथ। ठीक है, हाँ, बार बार ब्लैक काहे काहे। च, छ, ज और झ, इन लोग चारों को बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसके अतिरिक्त चलिए चले आइए यहाँ पे, वापस से आइए, चलिए आइए, देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं करना है, थोड़ा सा भी नहीं करना है। हाँ, ये अपने आप काखा गागा हो गया है, मैंने तो च, छ, ज, झ, ये लोग हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसके नीचे जो ट वाला है, ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्कश। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट, ठ, ड और ढ, इसको हम लोग बोलते हैं कर्कश व्यंजन। कर्कश व्यंजन, चूंकि मूर्धा से आवाज होता है ना, तो एक छनकाट टाइप के, एक उस टाइप का एकदम आवाज निकलता है, एकदम कर्कश टाइप का, टा, ठा, डा, ढा, समझ रहे हैं ना? तो ये आप थोड़ा समझ के, सुन के और इसको खुद बोल के फील कीजिए तो आपको याद रहेगा बेहतर तरीके से। तो ये हमारे हैं कर्कश व्यंजन, और ये जो चारों हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसको अलग से बताया गया है आपको। ठीक है, तो अब क्लियर करते हैं इसको और चलते हैं ऊपर। स्क्रीनशॉट हो ना, भूल गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हमारा जो है अगला जो है वो है अंतस्थ व्यंजन। कौन है? अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अंतस्थ व्यंजन में मैंने आपको पहले ही बताया कौन कौन आएंगे, या, र, ल, व। ठीक, तो एक काम कीजिए, ये इस तरीके के व्यंजन हैं जिनका जब उच्चारण आदमी करता है अंतस्थ व्यंजन का, तो फेफड़े में पहले हवा भरती है और फिर निकलती है। मतलब आपका फेफड़ा दबेगा और फिर फूलेगा। ठीक है, यहां रख के बोलिए, या, र, ल, व। देख रहे हैं कितना जोर लगाना पड़ रहा है? मतलब पहले फेफड़ा वायु खींचता है और उसके बाद
छोड़ता है केवल इनके उच्चारण में, य र ल व, इतना बोलने में, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं एकदम अंदर से निकल के आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अंतस्थ, मतलब अंदर के निकल के, मतलब फेफड़ा पहले वायु ले रहा है और फिर छोड़ रहा है। तो इसीलिए इसको याद रखिएगा और इसको बोलने से काफी ताकत लगाना पड़ता है। तो ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में जो य और व जो होते हैं वो होते हैं अर्धस्वर। क्या होते हैं? अर्धस्वर, ठीक है, ये याद रखिएगा। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं अर्धस्वर, ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो अगला है हमारा वो है ऊष्म व्यंजन। स स स और ह ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़, जब आप बोलते हैं ना स स स ह, तो जो एक रगड़ के साथ ना वायु बाहर निकलती है, ठीक है, प्राणवायु जो है वो बाहर निकलती है और उस घर्षण से उत्पन्न उष्मा जो है, वो जो उष्मा है, ठीक है, वो एक आपको गर्म वायु की तरफ फील दिलाएगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब पता लगाना है, धीरे से आप हथेली यहाँ है तो आप इसमें बोल, इसके सामने हाथ में रख लीजिए और बोलिए स स स ह, तो आप महसूस करेंगे कि एक गर्म वायु निकल रही है। इसलिए ठंडे उंडे के दिन में ना देखिएगा दांत किटकिटाते हैं कि नहीं किटकिटाते हैं, और जो स है वो दंतव्य वाला है कि नहीं, उस सेक्शन का है कि नहीं, ठीक है, करता है ना इस तरीके से। आप लोग बोले क्या एकदम लेकिन जरूरी है, पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है, मजा आएगा, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बस नहीं छूटना चाहिए, ठीक। तो अब चलते हैं उच्छिप्त व्यंजन के तरफ। ये दोनों तो हो गया, अंतस्थ हो गया और ऊष्म हो गया, 33 हो गया। 33 के अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन पहले देख लेते हैं। चलिए उच्छिप्त व्यंजन आगे तो यही देख लेते हैं, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती हुई तुरंत नीचे गिरती है तो उसे उच्छिप्त कहते हैं, मतलब पूरा आड़ी टेढ़ी हो जाती है जीवा, ठीक। ड ड, ठीक है, जैसे कि डंडा, ठीक, उदाहरण के तौर पे टंडा। उसके बाद डंडे के अलावा और कोई उदाहरण? डंडा डंडा डंडा, डंडा के अलावा एक आध उच्चारण, मेढक, पढ़ना, मेढक, ठीक है। तो जो ढ आता है ना वही आपका उच्चिप्त व्यंजन है, ये वाला और ये वाला, ठीक। ये सड़क, बिहारी लोग जो होते हैं ना लिख देगा सब इस वाले द्वंद्व में नहीं फंसना है हमको, ठीक है। तो उसको सड़क बोलते हैं हम लोग, सड़क, चलो सड़किया पे घुमा के लिए तरह के, ठीक। मेढक, मेढक। खास बात ये है, ठीक है, इन दोनों ही व्यंजनों की, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये और ये दोनों हमेशा शब्द के या तो बीच में आएंगे या तो आखिर में आएंगे। तो वर्तनी या कभी भी जो अशुद्धि शुद्धि वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों हैं ढ और ये दोनों, तो ये जो दोनों व्यंजन है उच्छिप्त व्यंजन, ये हमेशा या तो शब्द के बीच में या तो आखिर में आएंगे, कभी भी शुरुआत में नहीं आएंगे। तो कभी भी आपको शुरुआत में ये दिखते हैं मतलब कि वो शब्द अशुद्ध है, गलत है, उसकी वर्तनी क्या है, गलत है। आप इस बात को एकदम आत्मसात कर लीजिए, ठीक है। सड़क, कौन कौन है सड़क वाला कमेंट करके बताइए तो सड़क, मजाक मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम भी वहीं से हैं, ठीक, हम यहाँ से भी हैं संगवारी मन। हाँ संयुक्त व्यंजन, अब संयुक्त व्यंजन को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं संयुक्त व्यंजन को। क्लियर हो रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, ये बताइए, फील कर पा रहे हैं कि नहीं सब्जेक्ट को, उसकी गहराई को, ठीक। जब दो या दो से अधिक जो वर्ण है वो मिले और मिल के वर्ण के मतलब व्यंजन जो है वो मिले और मिल के एक नए व्यंजन की स्थापना करें तो उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। मूलतः इसको 33 में नहीं लिया जाता है, ये अलग से है। तो संयुक्त व्यंजन 4 होंगे हमारे, कितने होंगे? 4, लेकिन प्रयोग के आधार पर आप 5 का भी प्रयोग करते हो, ठीक। कौन कौन से हैं तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। इनके अलावा एक व्यंजन ऐसा भी देखा होगा आपने जो विद्यालय में प्रयोग होता है। विद्यालय लिखते हैं आप जी, तो विद्यालय में यह प्रयोग होता है, ठीक है। ठीक, छात्र, तो देखिए अब मैं यहां पे लाइन से इनको लिखता हूं,
छ, त्र, फिर आपका ज्ञ, फिर आपका स्र और फिर आपका द्य। मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपने आज तक अगर पढ़ा भी होगा, इसको पढ़ा तो होगा नहीं, ठीक है, और पढ़ा भी होगा तो आपने 4 पढ़ा होगा, 5वां नहीं पढ़ा होगा। मूलतः 4 ही होते हैं संयुक्त व्यंजन, 5 प्रयोग के आधार पर हम इसका भी प्रयोग करते हैं द्य का, और बहुत ज़्यादा करते हैं भाई। विद्यालय वगैरह वगैरह में हम लोग कितना इसका यूज़ करते हैं, तो आप लोग सबको पता ही है कि इसका कितना यूज़ होता है, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं कि ये बनते किनके किनके सहयोग से हैं, ठीक। तो जैसे कि पहला ही है हमारा, तो ये क और स के संयोग से बनेगा। त्र, त और र के संयोग से, ज्ञ, ज और जो ये है इसके संयोग से, स्र, स और र के संयोग से, और ये बनता है द और य के संयोग से, ठीक है, द्य, ठीक है। क और स, फिर उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा त और र, और उसके बाद नजर आ रहा होगा ज और ज्ञ, जिसमें ये ज में हलंत रहेगा, मैं भूल गया हूं, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनते हैं। अब चलिए, हमारा ये टॉपिक भी हो गया कवर, तो अब हम चलते हैं, ठीक। अब इसमें बता के कहीं बताऊं कि कहाँ कहाँ किसको कैसे लिखते हैं। तो ये हमारा व्यंजन होता है हमारा कंप्लीट, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, मतलब 5। लेकिन आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रखिएगा कि कभी भी पूछे कि मूलतः, ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं कि मूलतः कितने भेद होंगे, तो 3 भेद। व्यंजन के कितने भेद होंगे, 3। प्रयोग में कितने आते हैं, 5। प्रयोग में कितने आएंगे, 5। मूलतः कितने भेद होंगे व्यंजन के, 3 भेद। प्रयोग में कितने आएंगे, 5। मूलतः कौन कौन से, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, दूसरा था आपका अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा था ऊष्म व्यंजन। ये टोटल 33, ठीक है। ये मूलतः ये व्यंजन होते हैं। 5 में संयुक्त जुड़ गया और उत्क्षिप्त जुड़ गया, तो इस तरीके से 5 आप बोल सकते हैं कैटेगराइज किया गया है। तो ये एक ओवरव्यू हुआ, ठीक है। संयोग द्वित्व भी आता है, स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर इसको। तो इस तरीके से हमारा व्यंजन जो है, व्यंजनों का वर्गीकरण होता है खत्म, ठीक। चलिए, अब इसके अलावा प्रयोग के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर घोष अघोष जो है वो क्या होता है, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक। उसके पहले यहाँ पे कुछ उच्चारण स्थान दिया हुआ है, कंठव्य यानी गले से तालु यानी छत का जो पिछला भाग होगा, मूर्धा। चलिए इसको बता ही देता हूं मैं आपको कि बेहतर रहेगा कि आपसे एग्जाम में कोई भी न छूटे, ठीक। क वर्ग जो है देख रहे होंगे यहाँ पे, क ख ग घ अंघ, तो ये कंठव्य कहलाते हैं, क कंठव्य, ठीक है। उच्चारण कहाँ से होगा, कंठ से होगा। वैसे उच्चारण पे मैं एक अलग वीडियो भी लेके आऊंगा, मतलब कहीं से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ना लगे, ठीक है। कंठव्य यानी गले से च वर्ग, और च वर्ग के साथ ही साथ अंतस्थ वाला य और स शामिल कीजिएगा। अंतस्थ का ऊष्म का एक एक वर्ण च वर्ग के साथ साथ जोड़ दीजिएगा, तो इनका उच्चारण होता है तालु, ठीक है। इनका उच्चारण होता है तालु से, इसलिए ये क्या कहलाता है, तालव्य। ट वर्ग, पूरा का पूरा ट वर्ग, और साथ में आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 उत्क्षिप्त व्यंजन भी आ गए हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी आ गए हैं, और ऊष्म का स, ये सब के सब मूर्धा, ठीक है। तो जो मुंह के भीतर की जो छत होती है, जो वो अब इसमें कैसे दिखाएं, फील कीजिए आप लोग, ठीक है। तो उसका जहां से जबड़ा जाके जुड़ा रहता है, हमारा जो दांत जुड़ा रहता है, उसके बाद जो ये कंठ तक जो रास्ता जाता है, वो पूरा जो छत है एक बना हुआ है आवरण, गुफा टाइप का, तो वो जो है वो आपका क्या कहलाता है, मूर्धा, जिसमें जाकर टकरा टकरा के आवाज निकलती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मूर्धन्य, ठीक है। इसीलिए इसको कर्कश व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जब इसको बोलेंगे ना ट, तो जाएगा और टन से आवाज आएगा, ट ड, तो आप इसको फील कीजिए बोल के खुद से। त वर्ग है, तो त वर्ग पूरा का पूरा दांत से, ठीक है। त थ द ध न, तो इसको दंतव्य बोलते हैं। फिर प वर्ग है आपका, प फ ब भ म, तो ये आपका पूरा ओष्ठा यानी कि ओठ से बोलने वाला है, प फ ब भ म। तो उच्चारण स्थान भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। स ज र ल, ये वर्ष यानी दांतों के पीछे का कठोर हिस्सा, उससे बोला जाता है, और व और फ ऊपरी हिस्से से बोला जाता है। दंतोष्ठ्य मतलब दांत और ओठ के प्रयोग से व और फ का उच्चारण होता है। तो इस तरीके से इनका उच्चारण स्थान भी, मतलब एक ओवरव्यू में देख लिया, बाकी उच्चारण स्थान के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, ठीक। मैंने कुछ बोला भी था आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कि
स्पर्श संघर्षीयता सुक्षिप्त अयोग्य ये सब हो चुका है। अर्धस्वर, लुंठित और पार्श्विक, ये भी याद रखिएगा कि अर्धस्वर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, य और व को क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं, लुंठित बोलते हैं र को, और पार्श्विक बोलते हैं ल को। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आ गया कि घोष या सघोष। ठीक है, घोष या सघोष किसको कहेंगे, घोष और सघोष। तो जो हमारा जो वर्गीय व्यंजन है क ख ग घ, क वर्ग, फिर आपका च वर्ग, ट वर्ग, और उसके बाद त वर्ग, और उसके बाद प वर्ग। तो पहले दो यानी क ख, ठीक है, पहला जो दो कॉलम है क, ठीक है, उसके नीचे आएगा च, ठीक है, इस तरीके से। तो पहला जो दो कॉलम है वो कहलाता है अघोष, और दूसरा बाकी के जो तीन हैं, जो तीन पंक्तियां हैं, सॉरी तीन स्तंभ हैं, तो वो कहलाएंगे सघोष व्यंजन। पहले के दो अघोष, बाकी के तीन सघोष, पहले के दो अघोष, बाकी के तीन सघोष। अब सघोष और अघोष होते क्या हैं, ठीक है, तो जैसे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु अल्प मात्रा में निकले, ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हैं, आपकी जब उच्चारण कर रहे हैं तो श्वास वायु कुछ देर तक, ठीक है, शरीर के अंदर रहे और उसके बाद टकराते हुए बाहर निकले, यानी उसी को हम लोग बोलते हैं, यहां लिखा गया स्वतंत्र स्वर तंत्रियों में कंपन, ठीक है, नहीं हो, ध्यान दीजिएगा, अघोष इसका नाम ही है। मतलब एक जो घोष है, वो जो एक घोष है वो निकल के ना आए इनके उच्चारण में, जैसे क ख, ठीक है, तो एक घोष, एक कंपन न उत्पन्न हो हमारे स्वर तंत्रियों में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अघोष व्यंजन। क्या बोलते हैं, अघोष व्यंजन। क्या बोलेंगे जी, अघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, ठीक है, क्या कहलाता है, हमारा अघोष। इसके अतिरिक्त फ, स, ये भी क्या है, अघोष है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स, ये जो तीनों हैं ये कहां से आते थे, उसमें से, ठीक है, तो हा को छोड़कर इसमें फ शामिल कर दिया गया, ये भी क्या है, अघोष है। बाकी तो ये इजी है कि आप याद रख पाएंगे कि कौन कौन सा भाई आपका क्या हो जाएगा, सघोष, सॉरी अघोष हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा देखेंगे, ये आ गया चार्ट हमारा। ठीक है, तो अघोष यानी स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न ना हो, एक घोष उत्पन्न ना हो, तो ये प्रत्येक वर्ग के पहले दो वर्ण, ठीक है, यानी कि क, ख, अघोष, च अघोष, छ अघोष, ट अघोष, ठ अघोष, त अघोष, थ अघोष, प अघोष, फ अघोष, फ अघोष, और साथ ही में स और स को भी शामिल कर दिया इसने। तो इतने हमारे पास अघोष व्यंजन हैं जिनके उच्चारण पे स्वर तंत्रियों में अलग से कोई कंपन नहीं होता है, कोई टकराव नहीं होता है। जो वायु निकल रही होती है तो वो स्वर तंत्रियों से टकराती हुई बाहर नहीं निकलती है। ठीक, अब इसके विपरीत सघोष में क्या होगा कि भाई सघोष तो सीधे सीधे ना कि जो एक गूंज उत्पन्न करे, ठीक, जो क्या करे, एक स्वर तंत्रियों में जब आपकी वायु निकल रही है, आप जी यहाँ पे जो आपका रहता है ट्रैकिया वगैरह, अगर बायोलॉजी में समझाऊंगा तो उसमें साउंड बॉक्स होता है, एक वोकल कॉर्ड होता है, तो अंदर से एक्चुअल में हम जो अंदर हमारे अंदर हवा भरी है ना उसको निकालते हैं, ठीक है, माइंड इसको कंट्रोल करता है। अच्छा, थोड़ा साइंस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो जो लैरिंग्स फैरिंग्स रहते हैं यहाँ पे, जिसको आप साउंड बॉक्स भी बोलते हो, तो वो आपके थ्रो के अकॉर्डिंग ध्वनि उत्पन्न करते हैं और सुनने वाले के ईयर ड्रम में जाके सेंसेशन होता है और वो सुन पाता है कि सामने वाले बंदे ने क्या बोला। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा साइंस है। और आपको क्या लगता है कि सब मजाक है? कि आप सोच के देखिए ना कि वर्णों में इतना पावर है कि आपके शरीर की गर्मी बढ़ा दे रहे हैं। स स स स वर्णों में इतनी ताकत है कि आप जब य र ल व बोल रहे हैं तो आपको हिला दे रहे हैं। आप अगर थोड़ी देर तक उच्चारण कीजिए तो आपको थका दे। समझ में आ रहा है? तो जाहिर सी बात है कि जो ये जो वर्ण है इसमें बहुत बड़ा साइंस छिपा हुआ है। ठीक है, और इसीलिए जो सनातन धर्म है उसमें मंत्रों को इतना महत्व दिया गया है। भाई मंत्र में ऐसी ताकत थोड़ी ना है, मतलब उनको इस तरीके से पिरोया गया है। वो देवता गण या जिसके लिए भी बनाए गए हैं, लेकिन उनको इस तरीके से पिरोया गया है कि जब आप उसको उच्चारण करेंगे तो आप अपने को बहुत परिशुद्ध कर देंगे और ब्रह्मांड की कुछ ऊर्जा अपने लिए खींच लेंगे। तो पूजा पाठ जो होता है ना कि पंडित जी लोग को बिठा दिए, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और आप खाली बढ़िया से झाड़ झूर के बैठे हैं, सेल्फी उल्फी ले लिए और हो गया पूजा, आपका तो कल्याण होगा? नहीं होगा। आप पूजा जब भी करिए तो आप स्वयं करिए,
बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आप स्वयं करिए, मंत्र का उच्चारण आप स्वयं करिए, क्योंकि आप अब जान रहे हैं ना, अब तो ये साइंस, इसके पीछे का लॉजिक आप समझ रहे हैं ना। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आप इस चीज़ को सोच के देखिए आप कि कितना पावर है इनमें, कितना बड़ा साइंस छिपा हुआ है इनमें, ठीक है। तो जब आप मंत्र का उच्चारण स्वयं करेंगे, आप पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, आपका रुचि नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आप समझ चुके होंगे कि इसमें कितनी शक्ति है। तो जो मंत्र जो बनाए गए हैं बड़े ही मैथमेटिकल फॉर्मूलाज वगैरह यूज करके, बड़े अलग तरीके से लॉजिक वगैरह, तो उनके उच्चारण मात्र से आपका जीवन जो है ना वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो एक सनातनी होने के नाते ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं, मैं खुद मंदिर नहीं जाता हूं, लेकिन हाँ मैं मंत्र उच्चारण करता हूं। दुर्गा पूजा हो या जो कुछ भी हो, दुर्गा सप्तशती या फिर श्लोक वगैरह, तो उनमें बहुत शक्तियाँ होती है, आप उसका उच्चारण किया कीजिए। और मैं कहाँ से कहाँ आ गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। सोच के देखिए ना, कितना मतलब कितना लॉजिकल तो है इसमें, समझने वाली क्या बात है। तो अब सघोष किसको बोलेंगे? जिसको बोलने पर एक गूंज उत्पन्न हो। स्वर तंत्रियों में मतलब जो अंदर से जो वायु निकल रही है उनसे लैरिंक्स और फेनिंक्स से टकराते हुए बाहर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सघोष। जैसे कि ग, घ, अंग, ऐसा समझ में आ रहा है? ज, झ, झनकार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। ड, ढ, ये तो ऐसी कर्कश है। द, ध, न, तो ये हमारे सघोष व्यंजन। तो अघोष और सघोष एकदम क्लियर हुआ होगा, तो कमेंट करके एक बार जरूर लिख दीजिएगा जय श्री राम, ठीक। सघोष अघोष के बाद प्राण की मात्रा, प्राण मतलब श्वास जो हम लेते हैं तो उसकी मात्रा निकलने, मात्रा यानी कि क्वांटिटी, यानी कि कितनी हवा आप उस वर्ण का उच्चारण करते समय बाहर निकाल रहे हो, तो उसके आधार पे भी वर्गीकृत किया गया है। या प्रत्न, या इसको आप लोग प्राण की मात्रा के आधार पर इसको बोलते हैं। तो ये दो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ऑड और इवन का फॉर्मूला लगता है इसमें, ठीक है। क्या लगता है? ऑड इवन का फॉर्मूला। कैसे लगता है ऑड इवन का फॉर्मूला? देखिएगा, सीधे सीधे मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, संधि विच्छेद में बड़ा इसका यूज होने वाला है। प्रत्येक वर्ग का क्या कहलाता है? अल्प प्राण। क्या कहलाता है? अल्प प्राण। और साथ ही साथ य, र, ल, व, ठीक है, यानी कि अंतस्थ वर्ण पूरे के पूरे क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण कहेंगे किसको? मैंने पहले आपको बता दिया है कि इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा जो है वो कम होती है, कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, ठीक है। और महाप्राण कौन होंगे? तो जो प्रत्येक वर्ग है उसके द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, यानी और इसके अतिरिक्त ऊष्म वर्ण, ठीक है, ये होते हैं महाप्राण, ठीक है। उच्चारण कीजिए, स, 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 ह। तो इस तरीके से उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे कि अच्छी खासी क्वांटिटी में जो आपका अंदर से जो वायु है वो निकल रहा है। तो इसलिए इनको क्या कहा गया? महाप्राण। क्या कहा गया? महाप्राण। अब कौन कौन से होंगे महाप्राण, कौन कौन से होंगे अल्प प्राण? आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं यहां पे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। भाई देखिए, अल्प प्राण, अल्प प्राण में कौन कौन आएगा जी? अभी तो मैंने बताया था ना आपको कौन कौन आएगा, जिसमें एकदम कम क्वांटिटी में क्या निकले? वायु निकले, ठीक है। तो अल्प प्राण कौन कौन आएगा? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, ठीक है। तो क के बाद ख को छोड़ के ग, और घ को छोड़ के अंगा, ठीक है। क, ग, अंग। तो इसमें बहुत कम, देखिए ना, आप बोल के देखिए ना। वही जब आप द्वितीय और चतुर्थ का उच्चारण करते हैं, ख बोल के दिखाइए ना, कम सांस के द्वारा, ख ऐसे बोलिएगा, ना ख, उसके बाद बोलिएगा घ। तो ज्यादा मात्रा में आपको जो है प्राणवायु बाहर निकालना पड़ रहा है। वैसे च, ज और ये लोग क्या है? अल्प प्राण। महाप्राण में कौन आएगा? छ और छ। अच्छा खासा क्वांटिटी में प्राणवायु बाहर निकल रहा है या एयर थ्रो हो रहा है, ठीक है। झ, झरना का झ। तो बोल के देखिए, इसको फील करते जाइए मेरे साथ, आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक। अच्छा, महाप्राण में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ऊष्म है, ऊष्म वर्ण महाप्राण होते हैं, और अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। और इससे क्वेश्चन भयंकर पूछा है तो इसको आप लोग एकदम याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें बताना रह गया था कि अल्प प्राण और महाप्राण के अतिरिक्त, मतलब जो ये जो अल्प प्राण है, महाप्राण है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको बताने के बाद एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बहुत जगह मैंने एक बात बताई थी आपको कि कहाँ गया ये लोग आपस में, ये सद ये गायब हो गया था ना, हाँ ठीक कह रहे हैं,
जो जो आखिरी जो वर्ण होता है, जैसे कि क, ख, ग, घ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है उसी को ये फायदा होगा। जो जो भाग गया है सब ना, च, छ, ज, इसीलिए बचा के रखे थे। अब से ऐसा ही करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो वीडियो के लास्ट में। फिर आएगा हमारा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, सॉरी ये कहाँ से, हम इसको ढ और न। फिर आएगा त, थ, द, ध और न। और फिर आएगा प, फ, ब, भ, म। उच्चारण वाला वीडियो अभी बाकी है, ठीक है, पढ़ लेंगे, तुरंत पढ़ लेंगे उसको भी। ध्यान दीजिएगा, शब्द का अर्थ बनाने के लिए स्पर्शी व्यंजन में एक गुण पाया जाता है कि पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि क्या हुए ये अल्प प्राण, क्या हुए अल्प प्राण, तो ये आपस में प्लेस इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, हर वर्ग का। मतलब कि च, ज और य, मतलब कि ट, ड और न, ये आपस में बदलेंगे खुद को। ऐसे अब मैं जो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक एक दो एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है संधि में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है संधि विच्छेद में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है संधि विच्छेद में। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल, जैसे कि वागीश लिखा रहता है, देखा है आपने, या चलिए ये हम परेशान हो गए हैं इस मार्कर से। ऐसा बोलेगा कि वागीश का संधि विच्छेद करिए, तो आप लोग तुरंत ये जो वागीश है, ठीक है, तो इसका जो संधि विच्छेद होता है, तो वागीश का संधि विच्छेद आप लोग क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत क्या करेंगे जी, वाग धन ईस, यही करेंगे, बड़ी है चूंकि तो वागीश। भाई संधि विच्छेद यही हुआ ना, वागीश दिख रहा है, दिख रहा है ना कि भाई वागीश है तो इसका संधि विच्छेद क्या हुआ, वाग धन ईस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो संधि विच्छेद आपने किया है उसमें इस वाग का कोई भी मीनिंग नहीं है। पहले भी मैंने ये चीज समझाया है, उस समय ये समझाया था कि जो अनुनासिक है, अनुस्वार है, पंचम वर्ण है, ये आपस में बदलते हैं अर्थ बताने के लिए। और अब मैं समझा रहा हूं कि स्पर्शी व्यंजन में अल्प प्राण जो होते हैं वो आपस में बदलते हैं, स्थान बदलते हैं अर्थ बनाने के लिए। अब देखिए यहां पे ग आया, लेकिन वाग का कोई अर्थ नहीं होता है, वाग का कोई भी अर्थ नहीं होता है, तो वाग की जगह आप लिखेंगे वाक धन ईस, ठीक है। यानी कि आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं, आप देखिए इसको कि ये जो ग है वो किस में बदला, क में। ये जो ग है वो किस में बदला, क में। शब्द का एक सार्थक अर्थ बनाने के लिए जो ग है वो किस में बदल गया, क में बदल गया, ठीक है। और अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा जी, वागीश मतलब वाणी का स्वामी। तो भैया जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, और तब कंफ्यूज हो जाएंगे जो लोग ये वीडियो लास्ट तक नहीं देखे हैं कि कैसे वागीश को वागीश लिख रहा है, रट्टोगे रट्टो। जो देखा है वो तुरंत अरे सर तो बतैले ही रहे हैं, ठीक है, तो हिंदी का ये लेवल है, ऐसे ही नहीं 125 नंबर ऐसा ही में आना है और बाकी एग्जामों में पूछा जाता है। पढ़िए, मैथ्स से भी प्यारा सब्जेक्ट है हिंदी, पूरा लॉजिक, पूरा फॉर्मुलेटेड, आपको एक बार बस अच्छे से अध्ययन करना है, कमाल हो जाएगा, ठीक है। और हम तो बैठे ही यहाँ इसी चीज़ के लिए कि बेहतर बेस्ट क्वालिटी ला के दें आपको, ठीक है, उस सब्जेक्ट का। तो बस आपने मेहनत करना है, और जो यहाँ तक रुका है वो ये वाला जो राज है, वो सीक्रेट है, वो जान पाया, और अब आगे से ऐसे ही होगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं हम, ठीक। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं दिग्दर्शन, ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि जगन्नाथ,
सॉरी, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब जगदीश। कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं कि संधि विच्छेद जब आप पढ़ेंगे ना तब क्या आपको तकलीफ आने वाली है, कठिनाई आने वाली है, जो यही दूर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, दिग्गज और इसके अतिरिक्त सडानन, ठीक। उसके बाद सड़ासन, कुछ भी मतलब हो सकता है ना, चलिए लिख ही देते हैं उसको भी। चलिए, तो इसका जैसे संधि विच्छेद अगर आपको करने बोलेगा तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भाई, दिग्धन दर्शन। दिग्धन दर्शन क्या लिखेंगे, दिग्धन दर्शन। जैसे इसका बोलेगा आप लिखेंगे जगन धन नाथ। इसका बोलेगा आप लिखेंगे पता नहीं हम कब चलाना सीखेंगे इसको, जगत धन ईस। इसका जैसे बोलेगा तो आप लिखेंगे दिक धन गज। सड़ का बोलेगा तो आप लिखेंगे सड़ धन आनंद। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपने जो संधि विच्छेद किया है, इसको देखते हुए सारे के सारे गलत, सारे के सारे क्या हैं, गलत हैं। तो भाई अगर सारे के सारे गलत हैं तो सही कौन सा होगा, तो सही देखिए कौन सा होगा कि भाई ये जो ग है ये बदलेगा जाके क में, ये जो ग है वो किस में बदलेगा, क में। तो ये हो जाएगा दिक धन दर्शन। क्या हो जाएगा, दिक धन दर्शन। ठीक है, अब ये दिक का मतलब होता है दिशा, दर्शन का मतलब सबको मालूम है, लेकिन ये दिग का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो ये वाला जो था गलत और ये वाला जो है वो संधि विच्छेद सही हो गया। तो यानी कि ग जो अपने वर्ग के किस में बदल गया, मुखिया में चेंज हो गया, उसका वर्ग का, क वर्ग का है ये ग। ठीक है, उस वर्ग का मुखिया कौन होता है, क। तो ये मुखिया आके काम संभालता है कि ऐसा है बेटा तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुम रहने दो, हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये रामाधीर सिंह का लड़का है और ये रामाधीर सिंह है। ठीक है, तो चलिए अब जगन का कोई मतलब नहीं होगा, तो जगन का मतलब नहीं होगा तो ये कैसे तोड़ा जाएगा, जगत धन नाथ। जगत नाथ क्यों आया, कि जगत मतलब पूरे जगत के स्वामी, जगत का अर्थ होता है ना जी, लेकिन जगन का कोई अर्थ नहीं होता है। तो जगत धननाथ, ये न जो है ये कौन से ग्रुप का है, त वर्ग का, त वर्ग का है, और त वर्ग का ये पांचवा वर्ण है। अभी पांचवा वर्ण अर्थ बनाने के लिए किसके पास जाता है, पहले वाले के पास। पहला वाला है रामाधीर सिंह। ठीक है, वो बोलेगा उसको कि तुमसे नहीं हो पाएगा, हम कर दे रहे हैं। ठीक है, सरदार खान को खत्म, अब करियो देगा। फिर उसी जगत धन ईस, अब ये द आ गया, तो द किस वर्ग में आएगा भाई, द फिर से वही आएगा, जगत धन ईस होगा इसका संधि विच्छेद। ठीक, द किस में बदलेगा, त में बदलेगा, द किस में बदलेगा, त में बदलेगा। इसका कोई भी अर्थ नहीं होता था, लेकिन हाँ जगत मतलब पूरी दुनिया और उसके ईश्वर स्वामी। ठीक, दिक धन गज, दिग 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 का कोई अर्थ नहीं होगा, तो यहां पे क्या आएगा, ये ग है और ग कौन से वर्ग का है, क वर्ग का है, तो ये दिक धन गज, दिग्गज। ठीक है, सड़ का कोई अर्थ नहीं होगा, पूरा सड़ा देगा अगर इसे लिख दोगे। तो इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, सड़ आनन को क्या लिखोगे, ये किस वर्ग का है, सड़ आनन। सड़ आनन जो है अब आपका किस वर्ग का आएगा जी, सड़ ड है ना, ड की मात्रा है ना, तो सट यानी 6 आंख, 6 मुंडी 6 आंख। ठीक है, 6 मुंडी। सट धन आसन, यानी कि ये बदल जाएगा ट में, अपने ट वर्ग का है। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे जो मैंने लास्ट में बताया कि जो अल्प प्राण है, यानी कि जो पांचवा और तीसरा वर्ण है वो पहले वर्ण में बदलता है, ग्रुप लीडर उनका काम संभालता है और इस तरीके से एक सार्थक अर्थ निकलता है और संधि विच्छेद में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो ये आज जो हमने पूरा पढ़ा, ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण और उसके अतिरिक्त हमने क्या क्या देख लिया। ठीक, अब 5 के नीरनासिक, नासिक के ध्वनि, ये सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं। संयुक्त व्यंजन जो है इसको भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन किससे किससे मिलके बनेगा, क और स से, त और र से, ज और य से, स और र से, और द और य से भी मैंने एक एक्स्ट्रा भी बताया था आपको। ठीक, तो ये सब हो चुका आपका व्यंजन।
अब व्यंजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक, तो इसको हो सकेगा तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करवा देंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी कि इसके एमसीक्यूज का वीडियो जो है वो अलग, टॉपिक का अगर वीडियो बोलूँ तो वो रहेगा हमारा उच्चारण स्थान, कि भाई किसका उच्चारण कहाँ से होता है, कैसे होता है, और उसको क्लियर करने के बाद एमसीक्यू किया जाएगा। और इस तरीके से पढ़ के आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।